तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नई कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो टारगेट एसएससी स्टेनो 2025 बैच की करने वाले हैं। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। डेट थोड़ा सा देख लीजिए। डेट है 10/12/2024 और जो सेट नंबर है, आज सेट नंबर 9 है काउंटिंग के हिसाब से। पर डे हम आपको एक सेट डिलीवर करते हैं और रोज़ाना 8 बजे ये क्लास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ वॉच। मेरी सिस्टर ने रिक्वेस्ट की कि वह मेरे लिए के लिए एक वॉच लेकर आऊँ। मुझसे निवेदन किया। देखिए, कभी भी रिक्वेस्टेड वर्ड आ जाए तो सीधा ये देखिए कि रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्लीज़, तो प्लीज़ से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। तो शी सेड माई सिस्टर। देखिए, शी भी कह रहा है और माई सिस्टर भी कह रहा है, दो दो सब्जेक्ट तो एप्लीकेबल नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा यहाँ सेकंड वाला देखता हूँ। प्लीज़ ब्रिंग मी अ वॉच सेड माई सिस्टर। ये सही हो सकता है, इसको थोड़ा सा होल्ड करूंगा, बाकी ऑप्शन भी चेक करूँ। माई सिस्टर सेड विल यू ब्रिंग, यहाँ पे तो प्लीज़ वर्ड है ही नहीं है। प्लीज ब्रिंग माई सिस्टर अ वॉच, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, गलत है। सही कॉम्बिनेशन क्या होगा? माई सिस्टर सैड प्लीज ब्रिंग मी अ वॉच। मेरी सिस्टर ने कहा कि कृपया मेरे लिए एक वॉच लेकर आए। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, अगला है इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट नरेशन से कहाँ जा रहे हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में जा रहे हैं, और अगर आपके पास में डू या डज दिया हुआ है इसके अंदर, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय ये बदलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें बदलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और एक ज़रूरी चीज़, अगर कभी इफ़ दिया हो, अगर क्वेश्चन मार्क दिया हो डायरेक्ट नरेशन में, तो वो बदलता है इफ़ या फिर वेदर में। ठीक है, तो बस आप शुरू हो जाइए। पहले तो क्वेश्चन मार्क वाला मैटर ख़त्म करिए। क्वेश्चन मार्क आएगा तो इफ़ या फिर वेदर आएगा। यहाँ दैट आ रहा है, इसको साइड वाइज कीजिए। यहाँ वेदर आ रहा है, दैट इज़ ओके। यहाँ इफ़ आ रहा है, दैट इज़ ओके। ये भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी डू डज आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, जो कि गलत है। यहाँ न्यू सेकंड फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर नोज, ये एस या यस लगा हुआ है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। यही वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास में। ठीक है। पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने वोकैब या ग्रामर का प्रॉपर रिवीजन किया हुआ है तो ही आप इस वीडियो सीरीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। और आज मुझे बताइएगा कि कितने आपके टोटल बने हैं क्वेश्चन इसके अंदर। कृपया करके आप अपने जो भी मार्क्स आते हैं उनको प्लीज़ शेयर करा करें। और मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप कमेंट, अगर आप लाइक नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लें आप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सब करिए। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर आपके जो व्यूज़ हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितने मार्क्स आए, कहाँ पर एरर आई, कहाँ पे दिक्कत आई, वो सब आप मेरे से डिस्कस करिए। मैं नहीं कह रहा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब में करिए। आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली करोगे, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इज इन अ डेंजर ड्यू टू पॉल्यूशन। तो मानवता का जो सर्वाइवल है, मानवता का जो बचना है, वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ गया पॉल्यूशन के कारण। तो यहाँ पर जो मैनकाइंड है, मानवता, ये एक इमोशंस को दर्शा रही है, और इमोशंस के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, हर और योर का नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2। कौन से चैप्टर में से आया है ये? प्रोनाउन चैप्टर में से आया है। इमोशंस हैं, सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो ये अब आपको क्या बताना है? सेंटेंस में एंटोनिम बताना है। माई फ्रेंड इज नॉट स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। विद रिगार्ड टू ओपिनियन, कि वह अपने विचारों में जो है, विचारों के प्रति क्या है, वो जिद्दी नहीं है। इनफैक्ट भले ही शी इज डैश इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है? किसी की चीज को लेकर जिद पकड़ जाना, अड़ जाना, अडामेंट। ठीक है। अब जो पहला वर्ड है पर्टिनेंस, इसका मतलब क्या होता है? हठी व्यक्ति, जो हट करता है, एक जगह पे टिका रहेगा। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी व्यक्ति होता है, हठी व्यक्ति होता है। सर्विएंट का मतलब क्या होता है? कि ये जिद्दी नहीं होता है, ये किसी के अधीन होता है, अंडर काम कर सकता है। टेनेशियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बिल्कुल डिटरमाइंड हो, बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चय हो, डिटर्मिनेशन।
दृढ़ हो, डिटर्मिनेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति जिद्दी है और दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरे के विनम्र व्यक्ति है जो किसी के भी अंदर काम कर सकता है। एक व्यक्ति काम नहीं करना चाहता जबकि दूसरा व्यक्ति किसी के भी अंडर काम कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल है, तो वो कौन है, सर्व सर्विएंट कहलाएगा। अब दिए गए सेंटेंस में आपको जंबल्ड ऑर्डर अरेंज करना है और आपको कैसे अरेंज करना है उसका ध्यान रखिए। मैं हमेशा से आपको एक तकनीक यूज़ करने के लिए बोलता हूँ कि जो सिमिलर वाला ऑप्शन हुआ करे उसी से आप सेंटेंस की शुरुआत करा करें, जो अनसिमिलर हैं उनको छोड़ दिया करें, ये छोड़िए और उसको छोड़िए। अब पूरा दिमाग फर्स्ट या सेकंड पर लगा लिए, इसी में से आंसर आ जाएगा। डी से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। इंडिया रियल एस्टेट बिजनेस इज, इंडिया का जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो, अच्छा इज एम आर के बाद में कौन सी फॉर्म आती है जल्दी बताइए। इज एम आर के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ दी हुई है, ब्लूमिंग दी हुई है। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हमारे पास में क्या हो गया, बूमिंग विद द प्राइवेट डेवलपमेंट, यानी डी के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। फिर बी आ जाएगा, एंड इट इज चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ द अर्बन एंड सेमी अर्बन हैबिटेट। देखिए इंडिया का जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो इस समय बहुत ऊंचाई पे जा रहा है और प्राइवेट डेवलपर्स इसमें बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या अर्ध शहरी क्षेत्र हो, मेकिंग द इंडिया एलिवेटर इंडस्ट्री ऑफ द सेकंड हाईएस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। और ये क्या कर रहा है, भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा बाजार बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6 क्या बोल रहा है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। शो मी फाइल विच हैज बीन गिवन टू यू द लॉयर, मुझे वो फाइल दिखाइए जो लॉयर ने आपको दिया। तो अब एक बात ध्यान रखना, ये आप खड़े हुए हैं, ये रही फाइल, और इस फाइल को आपको किसने दिया है, लॉयर ने दिया है, वकील ने आपको ये फाइल दी है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक फाइल है जिसके ऊपर दबाव देकर या बार बार चर्चा की जा रही है। अगर किसी चीज की चर्चा बार बार की जाए या दबाव देकर की जाए तो आप दी आर्टिकल का यूज करते हैं और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि थर्ड वाले ऑप्शन में ही ऑप्शन ए लिखा हुआ है, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो शो मी द फाइल हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल चैप्टर को प्लीज अच्छे से रिवीजन कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं आर्टिकल चैप्टर में से कंटिन्यू क्वेश्चन आ ही रहे हैं, हर सेट पेपर में आ रहा है। There are being several psychological theories that add the diagnosis and the mental disorder and illness। यहाँ पर कई सारी मनोवैज्ञानिक थ्योरी हैं जो क्या करती हैं, सहायता करती है मेंटल डिसऑर्डर और बीमारी को पढ़ने में। तो ये जो सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ इसका सब्स्टिट्यूट बताना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति का आ जाना। देयर आर बीइंग, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। अगर देखिए इज एम आर के बाद में अगर बीइंग का यूज किया जा रहा है तो सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस। और एक चीज और जरूरी चीज, बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए तो ही पैसिव वॉइस बनेगा। यहाँ पर मेरे को तो कोई भी थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं दे रही है। मेरे हिसाब से जो सही आंसर होगा इधर पे जो बीइंग है वो अननेसेसरी दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। द स्विमर जम्प्ड ऑन द पूल विद द विसल। विसल बजते ही यानी सीटी बजते ही जो स्विमर था, तैराक था, वो पूल के अंदर कूद गया। अच्छा ऑन के बारे में मैं बताऊं, ऑन कैसे यूज किया जाता है। जैसे ये टेबल है और टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है और इस बुक का सरफेस और टेबल का सरफेस एक दूसरे से टच कर रहा है। जब टचिंग सरफेस वाली सिचुएशन हो तब आता है ऑन। अब इसमें टचिंग सरफेस वाली सिचुएशन नहीं है, इसमें कैसी सिचुएशन है ध्यान से देखिए कि जैसे मान लीजिए ये एक ग्लास है, एक जग है और इधर से ऊपर से पानी इसके अंदर उड़ेला जा रहा है। तो सुनिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम जाते हैं, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में हम जाते हैं तब इनटू का यूज करते हैं, तो ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा इसके अंदर, इनटू आएगा। मेरा फाइनल आंसर यही है। उसने जंप लगाई, किस में जंप लगाई, स्विमिंग पूल में जंप लगाई, ऑप्शन नंबर 2। 9 पर आ जाइए। 9 क्या बोल रहा है, डॉक्टर वांट्स टोनी टू कट बैक डाउन जंक फूड। डॉक्टर ने टोनी को बोला कि भैया जंक फूड, बाहरी भोजन जो खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, उसमें कमी करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कट बैक ऑन होता है कभी भी किसी भोजन में या किसी चीज में कटौती करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका फाइनल आंसर है। देखिए मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है, उसका रीजन यही है कि मैंने एग्जाम दिया है और मुझे मालूम है कि एक एक मिनट कितना कीमती होता है लास्ट में।
इसलिए मैं अपने वीडियो के अंदर हमेशा से फास्ट स्पीड रखता हूँ। कई बार बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर वो आपका स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाता है, हम कवर नहीं कर पा रहे। बेटा वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। अभी अभी मैं आपको हलवा जैसे क्वेश्चन ले आऊं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लाके 10 क्वेश्चन करवाऊं 1 घंटे के अंदर, और आप बड़े खुश हो जाएंगे, अरे सर ने क्या पढ़ाया है, सर ने क्या पढ़ाया है ना। बेटा ऐसा नहीं, ऐसी मक्खनबाजी में ना फंसे। रियलिटी जो एग्जाम की है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसी स्पीड पे काम करिए, इसी स्पीड पे आपका सिलेक्शन होगा। यही कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी ब्रेन की समझने की। अगर आप इस कैपेसिटी से नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, आप किसी और चैनल पे जाइए, आप कहीं और से पढ़ लीजिए, यहां पे मत पढ़िए फिर, क्योंकि मुझे मालूम है सिलेक्शन चाहिए तो यही स्पीड चाहिए। मैंने तो दिया है पेपर, क्रैक किया है, तभी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं। मैं अगर पेपर नहीं दिया होता, क्रैक नहीं किया होता, तो मैं इस तरह की बातें भी नहीं करता आपसे। मैं ठीक, वहां एक एक मिनट में पता नहीं क्या धरती पलट जाती है, 1 मिनट में सांस जाती है आती है, ऐसे अप एंड डाउन की सिचुएशन होती है लास्ट मिनट के अंदर। जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो लोग खुद ही बोलेंगे हाँ सर आप सही बोल रहे हो, है ना। मैं बेटा मक्खनबाजी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो सीधा सीधा बता रहा हूँ, जो पेपर की सिचुएशन है वो आपको बता रहा हूँ। मक्खनबाजी करने की मेरी आदत है नहीं है। आपको ठीक लगे तो क्लास अटेंड करें, नहीं लगे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, कहीं पे भी अटेंड कर लीजिए आप। ही विल विजिट द ऑर्फेन टुमारो, क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो दिया गया है वो एक्टिव वॉइस दिया गया है। एक्टिव वॉइस में ध्यान रखिए, कभी भी विल शैल का यूज किया जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप किसका यूज करने वाले हैं, विल शैल बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आप करने वाले हैं। तो वही चीज को आपको ध्यान रखना है। विल शैल आ रहा है, यहाँ पे मस्ट आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे विल बी आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, विल आ रहा है, बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो सेकंड वाला मेरा करेक्ट है। यहाँ पर इज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, गलत है। यहाँ शुड बी आ रहा है, गलत है। मेरा जो ऑप्शन लगेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 11 पर आ जाइए। अच्छा हाँ सोनू, अब आ गया दमदार क्वेश्चन। देखो सुनो ध्यान से, स्टेनोग्राफर का जब भी एग्जाम होगा तो एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे उसके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, लगभग एक जैसे ही हम शक्ल है। ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, किसी का मेकअप ज्यादा कर दिया है, किसी का मेकअप कम कर दिया है, किसी की आईब्रो ज्यादा बना दी है, किसी की आईब्रो कम बनाई है ना। किसी का हेयर कलर डिफरेंट कर दिया है, किसी का नहीं किया है, बस यही किया। मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी ऐसा वाला टाइप का सेंटेंस आए 101% उसमें जो एरर निकलेगी ना वो आर्टिकल वाली निकलेगी। 2023 और 2024 सत्र के अंदर से ये इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो शुरू हो जाइए। टाइड पूल, टाइड पूल से पहले एक आर्टिकल आएगा, इस बात का कंफर्म है, क्योंकि टाइड पूल जो है हमारे पास में एक एरिया है और उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे। तो पहले देखिए, अगर आ से लेके अंघा तक होता है तो आप किसका यूज करते हैं, एन का। और वहीं अगर आपके पास में का से लेके ज्ञा तक होता है तो आप किसका यूज करते हैं, ए का। तो यहाँ पे टाइड आ रहा है जो कि गलत हो रहा है। यहाँ द टाइड पूल आएगा जो कि गलत है। ए टाइड पूल बिल्कुल सही है, यहाँ तक एज आ रहा है, एज आ रहा है। दूसरा देखिए, आइसोलेटेड, किसकी आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है, तो मेरे को किसका यूज करना चाहिए, एन का। यहाँ पर ए का यूज किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। मेरा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी में ही सारी चीजें कंप्लीट हैं। अ टाइड पूल इज एन आइसोलेटेड पॉकेट वाटर दैट इज फॉर्म्ड व्हेन द सी वाटर बिकम्स ट्रैप द टाइड गोज आउट। ठीक है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल का। और जब भी देखना एरर कौन सी आएगी, ए और एन वाली एरर आती है सबसे ज्यादा। अ स्ट्रॉम इन अ टी कप, अच्छा ये बताइए, चाय का कप है और चाय के कप में तूफान आ जाए। एक व्यक्ति बहुत शांत बैठा हुआ है और अचानक से तूफान आ जाए, अचानक से क्या हो जाए, वो गुस्सा हो जाए। ठीक है, गुस्से ऐसी हालत में आ जाए, आपको मुहावरा बताना है। मोर देन एक्सपेक्टेड एंड रिक्वायर्ड, जिस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं की है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा, बिल्कुल गलत। एन ईजी एंड प्लीजेंट जॉब, एक आसान और अच्छी जॉब, बिल्कुल गलत। एन हिडन एडवांटेज, छिपा हुआ लाभ, ये भी नहीं होगा। अननेसेसरी एंगर, बेवजह गुस्सा होना किसी चीज को लेकर, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नंबर 13 पर आते हैं। 13 में आपको सेंटेंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक का यूज करना है। डैश टीचर एंटर द क्लासरूम, क्लासरूम में टीचर आते हैं। ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप,
जैसे ही क्लासरूम में टीचर आते हैं सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो टीचर जी आ रहे हैं क्लास के अंदर और उसी टाइम पे बच्चों का खड़ा होना हो रहा है, तो इसका मतलब एक के बाद एक एक्शन होता है। तो येट का मतलब होता है फिर भी, तो फिर भी तो नहीं होगा, फिर भी टीचर आ रहे हैं। वेयर एज जबकि टीचर आ रहे हैं, जबकि टीचर भी नहीं होगा। रादर, रादर का मतलब क्या होता है, कभी कभी बल्कि के सेंस में आता है या बुरे अर्थों में यूज किया जाता है, बल्कि टीचर है नहीं। इसका मतलब है एज सुन एज का मतलब जैसे ही, जैसे ही टीचर क्लास में आए बच्चे खड़े हुए, तो यही फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूं। 14 में आपको एंटोनिम बताना है दिए सेंटेंस में। जो वर्ड है हमारे पास में लेटेंट। अच्छा, लेटेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छिपा लेना, दिखाई ना देना, हिडन कर लेना, कवर कर लेना किसी चीज को। ठीक है, क्या कर देना, किसी चीज को कवर कर देना। अर्ली का मतलब क्या होता है, कोई काम बहुत जल्दी हो, फास्ट हो कोई काम। एंटिक का मतलब होता है कोई चीज पुरानी हो, एंशियंट हो। मैनिफेस्ट का मतलब होता है बेटा किसी के सामने कोई चीज स्पष्ट लाके रख देना, क्लियर कर देना, या किसी चीज को अनकवर करना या रिवील करना किसी को। ठीक है। अच्छा, पंचुअल का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, सब मतलब हर काम को बिल्कुल टाइम पंचुअल हो, हर काम को बिल्कुल समय पे करने वाला बंदा हो। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका, क्योंकि आपको एंटेनिम बताना था। हिडन है कोई चीज, और दूसरी चीज है मैनिफेस्ट, लोगों के सामने आ रही है, उजागर हो रही है, तो यही इसका आंसर है। 15 पर आ जाएंगे। 15 पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, तो बहुत आसान होने वाला है। मैरी, मैरी रहेगा, और सेड की जगह पे सेड रहेगा, तो यहाँ सेड आ रहा है, यहाँ सेड आ रहा है। थर्ड वाले में सेज आ रहा है, गलत हो गया। फर्स्ट वाले में सेज आ रहा है, गलत हो गया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। ठीक है। मैरी चूंकि एक लड़की है, इसलिए आई किस में बदलेगा, शी में, तो शी आ रहा है, शी आ रहा है। अच्छा, इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है, वाज या वर में कन्वर्ट होता है। अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके पास में इज एम आर दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आप उसको वाज या वर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका बेटा जो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भैया देखो आप लोगों का एग्जाम आ गया, आप चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स बैठे हुए हैं वो इसी कंटेंट को पढ़ाने के बहुत खतरनाक पैसे ले रहे हैं आपसे, बिलीव कीजिए। और अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार जाके सर्च कर लीजिए। एकमात्र मैं ही ऐसा टीचर हूं, मेरे को खुद हंसी आती है अपने ऊपर, जो फ्री में इतना कंटेंट क्यों कर रहा हूं मैं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन खैर देखिए, मैं जब लर्निंग स्केल में था तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कई बार टीचरों ने बहुत ज़्यादा पैसा लिया, तो मैंने उनको पे भी किया, लेकिन आउटपुट नहीं आ पाया जो मैं रिक्वायर्ड था, है ना। इसलिए मैं कोई आपसे पे नहीं ले रहा हूँ, मेरी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। जब तक मैं इस यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मेरी सारी वीडियोस सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, मैं कोई एक सिंगल रुपी चार्ज नहीं करूँगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम्स, यानी मुहावरा बताना है बस आपको। अब शुरू हो जाइए। दो द स्पीकर यूज द फ्लोरी एक्सप्रेशंस टू कन्विंस द ऑडियंस, यद्यपि जो स्पीकर है ना उसने मुस्कुराते हुए एक्सप्रेशन दिए ताकि वो ऑडियंस को कन्विंस कर सके, बात को मनवा सके। दे वर इंटेलिजेंट इनफ टू फाइंड आउट द अल्टेरियर इंटेंशन, वह जो ऑडियंस थी वो इतनी समझदार थी कि उसके पीछे छिपे हुए भाव को वो समझ गई। तो देखिए, टू कास्ट पर्ल बिफोर द स्वाइन, स्वाइन का मतलब होता है सुअर। तो अगर पिग के सामने, अगर सुअर के सामने अगर आप क्या करोगे, मोती डालोगे, तो क्या वो मोतियों को खाएगा क्या, बताओ। अच्छी चीज को, कोई अच्छी चीज है, अच्छी चीज को अच्छी चीज को खराब आदमी के हाथ में देना, खराब आदमी को देना, उसको उसकी कदर नहीं हो ऐसे व्यक्ति को दे देना। टू बी अंडर द समवंस थंब, किसी के अंगूठे के अंदर, तो भैया अंडर समवंस किसी के अंडर कंट्रोल हो, अगर किसी के कंट्रोल में हैं आप, ठीक है। जैसे स्कूल में जैसे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के कंट्रोल में कौन होते हैं, सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो बोला गया है कभी भी बाहरी दिखावे से
बाहरी दिखावे से व्यक्ति का चरित्र नहीं पता चलता है, व्यक्ति का चरित्र नहीं पता चलता है। मेरे सिर से तो नहीं अड़ रहा ये, मेरे सिर से तो नहीं अटक रहा ये, मेरा सिर इतना बड़ा स्क्रीन के सामने। चलिए, टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना। अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, छिपे हुए अर्थ को समझना। तो यही इसका आंसर है, टू रीड बिटवीन द लाइन। ठीक है, नेताजी भाषण दे रहे थे, हम घर घर तक पानी को पहुंचाएंगे, नल लगवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, बिजली के खंबे लगवाएंगे, घर घर लाइट होगी, घर घर पानी होगा, घर घर सड़क होगी। और जनता उसके छिपे हुए अर्थ को समझ गई कि ये मक्खनबाजी क्यों कर रहे हैं ये। इस चुनाव में आप हाथ जोड़ रहे हैं, जैसे वो जीत जाए। अभी जब अपने घर पर आते हैं तो वो हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सांप का अवतार हो, लौट जाते हैं जमीन के ऊपर। लेकिन जैसे ही वोट जीत गए, सब भूल गए। पहले वो आपके यहाँ पर आके लौटे, फिर अब आपको जाके उनके यहाँ पे लौटना पड़ेगा, है ना। वो कहते हैं ना कि वो कर्मा सब करवाता है, जैसे करनी वैसी भरनी। चलिए, मॉरलिटी इज द कॉन्टेक्चुअल and therefore it is foolish to be believed that one's moral judgment would be the perfect and immaculate। कुल मिला के सेंटेंस में क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। पूरे सेंटेंस को एक साइड करिए, इस वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो कर जाएंगे। इमैकुलेट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, बेदाग, जिसमें कोई दाग नहीं हो। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस, दाग नहीं है उसके अंदर। इनडेलिकेट, इनडेलिकेट का मतलब क्या होता है, इनसिंसियर, ऐसा बच्चा जो क्या हो, इनसिंसियर हो, यानी कि असिस्ट हो। टार्निश का मतलब क्या होता है, किसी को कलंकित करना, किसी की इमेज को कलंक करना, ब्लेमिश। इनपैकेबल का मतलब क्या होता है, फॉल्टलेस, जिसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, फॉल्ट नहीं 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 नहीं, क्या होना चाहिए, फॉल्ट सही हूँ। अच्छा, सिनोनिम बताना है ना, हाँ, दैट इज ओके 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 ओके, सही हूँ मैं सही कर रहा हूँ। और ग्रबी का मतलब क्या होता है, डर्टी। तो बस शुरू हो जाइए। ऐसा व्यक्ति इमैकुलेट हो, जो बेदाग हो, जिसमें कोई दाग नहीं हो, जिसमें कोई गलती नहीं की हो जिसने। तो आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। मिस्टर प्रकाश राइट्स शॉर्ट स्टोरी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है SIS। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म में तो आपको पता ही है। और इज MR के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाते समय। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, इज MR के साथ में थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। यहाँ पे आर बीइंग आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पर हैव बीन आ रहा है जो कि गलत है, वर बीइंग आ रहा है जो कि गलत है। इज MR के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, मेरा फर्स्ट वाला ही सही है। देखिए भाई, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर में रहता हूँ, और 2-3 दिन, ये कहिए 1 हफ्ते से हमारे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। कंटिन्यू बारिश हो रही है, और मेरे घर के सामने हल्का सा मेरा जो गार्डन बना हुआ है, गार्डन के अंदर इतना पानी भर जाता है इसकी हद नहीं है। अभी फिर बारिश शुरू हो गई है, और एक ज़रूरी चीज़, कभी भी लाइट जा सकती है। ये रिकॉर्डिंग जब तक चल रही है तब तक चल रही है ना। चलिए बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी, है भगवान बस लाइट मत भगाना। जम्बल्ड ऑर्डर बताना है आपको। क्या एंड से कोई सेंटेंस शुरू होता है क्या, मुझे बताइए। एंड से कोई सेंटेंस शुरू होगा, बिल्कुल नहीं होता। बिहाइंड से ही सेंटेंस शुरू कर दोगे, नहीं। फॉर से सेंटेंस शुरू कर दोगे, नहीं। सेंटेंस शुरू होता है एक सब्जेक्ट से और एक वर्ब से। तो पहले मेरे को चाहिए सब्जेक्ट, तो क्यू से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। देखो कौन सा सेंटेंस क्यू से शुरू हो रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। फर्स्ट ही मेरा फाइनल आंसर होगा, पहले क्यू आएगा फिर आर आएगा। क्रिएटिविटी इज ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोग्रेस। क्रिएटिविटी क्या होती है, एक ऐसी ताकत होती है तरक्की के लिए, एंड चेंज, और ये चेंज करती है किसको, बिहाइंड द न्यू आइडियाज, जो नए नए विचारों को लाती है, एंड इनोवेट सॉल्यूशंस। क्रिएटिविटी नई नई चीजों को खोजना, ये क्या करती है, एक नई तरह की ताकत होती है, और ये क्या करती है, व्यक्ति को सफल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। अवर केमिस्ट्री टीचर्स टॉट अस हाउ थ्रू अ केमिकल रिएक्शन मिल्क एंड
मिल्क डैश इनटू कर्ड। हमारे केमिस्ट्री टीचर ने हमको बताया कि केमिकल रिएक्शन से कैसे दूध दही में बदलता है। तो बदलने का भाव है, डाइवर्ट का मतलब होता है भटकना। क्या वो लाइन से भटक गया है क्या? नहीं। प्रोग्रेस, क्या दूध प्रोग्रेस कर रहा है? नहीं। हैपन्स, होना? नहीं। कन्वर्ट हो रहा है, मिल्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। आपको एक्टिव वॉइस बताना है दिए गए सेंटेंस का, बहुत आसान होने वाला है। एक्टिव वॉइस में आता है हेड प्लस V3 और पैसिव वॉइस में आता है हैड बीन। आई थिंक आप लोगों को आवाज आ रही होगी बारिश की, बहुत भारी भरकम बारिश हो रही है ना? तो चलिए तो शुरू हो जाइए। हैड बीन के साथ में कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। क्या दिया हुआ है? पैसिव वॉइस दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए? एक्टिव वॉइस। हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है। यहां पर देखिए हैड कट है। अच्छा ये ठीक है, कट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं। यहाँ कट्स दिया हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर हैज कट दिया हुआ है, गलत है। यहाँ पर हैड बीन कट दिया हुआ है, गलत है। मेरा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 में क्या दिया हुआ है भैया? एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। एक स्ट्रक्चर मैं बनवा देता हूँ, रट्टा लगा लीजिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। है इरेजर कहाँ चला गया हमारा? इसमें इरेजर था ना, ये रहा इरेजर। अरे कंप्यूटर महाराज, बस एक क्लिक, बस हो गया। हम तो फ्री हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, कराने दो हमको। बेफिजूल में टेंशन देते हैं। दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा लगाइए, अगेन दा लगाइए, फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर वर्ब लगाइए। यानी एक सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री अवेलेबल हो तो 2 बार आर्टिकल दा आता है। तो शुरू हो जाइए। द मोर कंपैरेटिव डिग्री, इट सब्जेक्ट हो गया, रेंस वर्ब हो गया। वर्स कंपैरेटिव डिग्री है, द रोड सब्जेक्ट है, कम वर्ब है। अब क्या चाहिए? पहले वाले में दा लगाए, ठीक है। सेकंड वाले में दा नहीं लगा हुआ, तो यहाँ वर्स से पहले मैं दा को यूज करूंगा। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ आर्टिकल चैप्टर पढ़ के जाइए। अभी ऑप्शन बी टिक करना है। बी किस में दिया हुआ है? सेकंड वाले में। तो मेरा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। फॉर्मूला बना लेना ध्यान से, नहीं तो भूल जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पर 23 पर आ जाइए। Since 1988, the people of Rajasthan have been searching for 25-year-old men. 1988 से राजस्थान के लोग एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसकी आयु कितनी है? 25-year-old मैन। तो भैया आपको ये बताया गया था मैन कितना है, एक ही आदमी है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाओगे बीच में। आज 25-year-old मैन, तो ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अब भाई एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना देता हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में आता है एज इफ, फिर आता है सब्जेक्ट और फिर आता है वर्ब, और जरूरत पड़ने पे आगे आता है नाउन। अब कैसे करना है ध्यान से देखिए। यहां बीच में आ रहा है एज इफ, ही बिहेव्स, बिहेव्स कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। यहां पर आ रहा है इफ, जो कि गलत है। इफ की जगह पर क्या आना चाहिए? एज इफ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? चलिए तो सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं जवानों, डटे रहिएगा मैदान में। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द रिसेप्शन। स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया उससे कि उस व्यक्ति, उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस लड़के को रिसेप्शन पे ले जाओ। द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड, बिल्कुल सही है। कभी भी रिक्वेस्टेड वर्ड आए तो ध्यान रखिए सेंटेंस में प्लीज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वाला कैंसल, फोर्थ वाला कैंसल, ठीक है। टेक मी इन द रिसेप्शन, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? टू द रिसेप्शन। ये सेकंड वाला गलत है, थर्ड वाला सही है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही मैच कर रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करवाऊंगा आपको। तब तक सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। और मेरे यहाँ बरस रहा है पानी, मैं तो जा रहा हूँ नहाने, ठीक है। हालांकि रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन मैं बारिश मेरे को बहुत पसंद है, मैं नहाने जरूर जाऊंगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।